जादुई सोने के कंगन का जादू। एक बार की बात है, नगमापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रितिका और प्रतिमा नाम की दो बहनें रहती थी। रितिका प्रतिमा से केवल 2 साल की बड़ी थी। अगर स्वभाव की बात की जाए तो रितिका का स्वभाव बहुत ही अच्छा और दयालु था। वैसे तो प्रतिमा भी स्वभाव से ठीक थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत ही ज्यादा चटोरी थी। खाने की किसी भी चीज के लिए वो बहुत लालची थी। रितिका ये बात भली भांति जानती थी। एक बार की बात है, प्रतिमा और रितिका अपने घर में बैठी हुई थी। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। घर में कोई है क्या? बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो। उस छोटी बच्ची की आवाज सुन रितिका प्रतिमा से कहती है, लगता है बाहर कोई खाना मांग रहा है, लेकिन मैं तो अपना खाना खा चुकी हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे हिस्से का जो खाना है उसमें से थोड़ा सा उस बच्ची को दे दो। वैसे भी बच्चों का पेट छोटा सा होता है, थोड़े से खाने में ही भर जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं अपने हिस्से का खाना क्यों दे दूं? माना दान पुण्य करना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने हिस्से का खाना दे दूं किसी को। मैं नहीं देने वाली। ऐसा कहकर प्रतिमा दरवाजे पर जाती है और उस छोटी बच्ची को कहती है, देखो बच्ची, हमारे यहाँ खाना बना था लेकिन हम खा चुके हैं। तुम बगल वाली पड़ोसन से मांग लो, उसके घर से अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। प्रतिमा की बात सुन वो छोटी बच्ची भागे भागे पड़ोसन के घर चली जाती है और प्रतिमा घर के अंदर आकर भरपेट खाना खाती है। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था, मेरा तो पेट ही भर गया। अच्छा हुआ मैंने उस बच्ची को अपने हिस्से का खाना नहीं दिया, वरना मुझे आधा पेट ही खाने को मिलता। प्रतिमा की ये सारी बातें सुन रितिका अपने मन में सोचती है, घर में खाना होने के बावजूद इस प्यारी सी बच्ची को भूखे ही दरवाजे से लौटना पड़ा। हे भगवान, मेरी चटोरी बहन को थोड़ी बुद्धि दो, खाने को लेकर इतना लालच सही नहीं है। मन में ऐसा सोचकर रितिका प्रतिमा से कहती है, सुनो प्रतिमा, मैं मालकिन के यहाँ काम पर जा रही हूँ, शाम को तुम खाना बना कर रखना। ठीक है दीदी, आप जाइए। रितिका काम पर चली जाती है। तभी प्रतिमा अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ आज ये समय से पहले चली गई। बगल वाली पड़ोसन ने सुबह सुबह मिठाई दिया था, अब अकेले बैठकर बस सारी मिठाई खाऊंगी। प्रतिमा अकेले बैठकर सारी मिठाई चट कर जाती है। दूसरी तरफ रितिका की मालकिन उससे कहती है, बेटी रितिका, इतने सालों से तू हमारे यहाँ काम कर रही है, पूरे घर का काम संभाल लेती है तू। हम सब तेरे से बहुत खुश है, लेकिन अब मैं और तेरे मालिक बूढ़े हो गए हैं। तुझे तो पता ही है, हमारे बच्चे शहर में रहते हैं, इसलिए वो हमें भी शहर ही बुला रहे हैं। इसलिए अब हम दोनों शहर जा रहे हैं, तो तू काम पर मत आना। आप सच में जा रही हैं मालकिन? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपने बिल्कुल मुझे माँ की तरह प्यार दिया है। क्या आप कभी वापस नहीं आओगी? आऊंगी ना, जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी होगी, तब बेटा, बहू, पोता, पोती सबको लेकर आऊंगी। मालकिन की बात सुन रितिका थोड़ा उदास हो जाती है। तभी मालकिन कहती है, अरे तो चिंता क्यों करती है? पड़ोस वाली सरला है ना, वो मुझसे कह रही थी कि जब मैं शहर चली जाऊं तो तू उनके घर काम करने चली जाना। उनको भी तेरे जैसी ही एक समझदार और ईमानदार नौकरानी चाहिए। और हाँ, हम लोग चले जाएंगे तो मेरी गौरी का ध्यान रखियो, उसे अपने साथ घर लेती जाइयो। ठीक है मालकिन। गौरी रितिका की मालकिन की गाय थी। वो अपनी गाय को प्यार से गौरी बुलाती थी। रितिका मालकिन को विदा करती है और गौरी को लेकर घर आ जाती है और प्रतिमा से कहती है, प्रतिमा, गौरी का ख्याल आज से तुम्हें ही रखना है। मेरी मालकिन शहर गई है, इसलिए अब मैं सरला मालकिन के यहाँ काम करने जाऊंगी, तो जब तक मैं घर पर ना रहूं, गौरी का खूब ध्यान रखना। अरे वाह, अब तो मैं गौरी का खूब दूध पीऊंगी, टेस्टी टेस्टी खीर बनाकर खाऊंगी, दही छाछ सब पीऊंगी। हाय, कितना मजा आएगा। अकेले ही सब मत खा जाना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना। जब भी मैं काम से आऊंगी तो 1 गिलास दूध पीऊंगी और सुबह भी दही के साथ चावल खाकर जाऊंगी। इस तरह दोनों बहनें बातें करने लगती हैं।
अगले दिन रितिका काम पर चली जाती है। उसके पीछे से प्रतिमा गाय का दूध निकालकर सारा दूध खुद पी जाती है, लेकिन थोड़ा सा दूध बच जाता है। अरे ये क्या, ये दूध तो थोड़ा सा बच गया। कोई बात नहीं, इसको मैं शाम को पी लूंगी। शाम को जब रितिका आती है तो कहती है, अरे प्रतिमा, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मेरे लिए पानी की जगह एक गिलास दूध ही ले आ। लेकिन दीदी, दूध तो है ही नहीं। अरे कहाँ गया सारा दूध? क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने पूरी बाल्टी दूध निकाल कर रख रखा था, लेकिन बिल्ली आकर सारा दूध पी गई। हे भगवान, आज तो बिल्ली ने मेरा सारा दिमाग ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कल दूध पी लूंगी। उसके बाद रितिका खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से जाते वक्त वो अपनी बहन प्रतिमा से कहती है, प्रतिमा, मैं काम पर जा रही हूँ। दोपहर में खाना खाने घर आऊंगी। मेरे लिए दूध की दही बना कर रखना। ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए। रितिका के जाने के बाद प्रतिमा अपने मन में सोचती है, बढ़िया ही दही खाने वाली। दही तो मैं बनाऊंगी, लेकिन सारा खुद ही खा जाऊंगी। इसको नहीं देने वाली मैं कुछ भी। प्रतिमा गाय का दूध निकालकर उसकी दही बनाती है और सारी दही खुद ही चट कर जाती है। दोपहर में जब रितिका खाना खाने घर आती है तो प्रतिमा उसके खाने में रोटी और चटनी परोसती है। ये देखकर रितिका कहती है, ये क्या प्रतिमा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मुझे दही खाना है, फिर तुमने दही क्यों नहीं दी मुझे? रितिका की ये बात सुन प्रतिमा रोने का ड्रामा करने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आज दही बनाई थी, लेकिन उसमें एक छिपकली गिर गई। इस वजह से मुझे सारी दही फेंकनी पड़ी। क्या कहा तुमने? छिपकली? ओहो, अच्छा हुआ तुमने समय पर देख लिया, वरना ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। कोई बात नहीं, मैं जब शाम को आऊंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा दूध बचा देना, मैं दूध ही पी लूंगी। ठीक है दीदी। खाना खाकर रितिका वापस से काम पर चली जाती है। उसके पीछे से प्रतिमा बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है। शाम को आज रितिका जल्दी ही घर आ गई थी। घर पहुंचते ही उसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आई। अरे वाह, आज इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। लगता है प्रतिमा ने कुछ टेस्टी बनाया है। प्रतिमा, ओ प्रतिमा, क्या बना रही हो? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। रितिका की आवाज सुन प्रतिमा घबरा जाती है। हे भगवान, आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी से इसको बाहर जाकर रोकती हूँ, वरना ये खीर मुझे इसके साथ बांटनी पड़ेगी। प्रतिमा तुरंत किचन के बाहर जाती है और अपनी बहन से कहती है, अरे दीदी, आज अब बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, आज काम थोड़ा कम था, इसलिए मैं फटाफट करके आ गई। वैसे किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? लगता है कुछ दूध का बना रही हो। नहीं तो, वो पड़ोसन जरा से खीर देकर गई थी, उसी की खुशबू आ रही होगी आपको। रुको, मैं आपको लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर प्रतिमा कटोरी में बिल्कुल थोड़ी सी खीर निकालकर रितिका को दे देती है। रितिका को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसकी बहन उसके साथ क्या कर रही है। रात को सोते वक्त अचानक से प्रतिमा उठी और किचन में चली गई और वहां बैठकर सारी खीर खाने लगी। रितिका ने ये सब कुछ चुपके से देख लिया। अब तो रोजाना उसके साथ यही सब होने लगा। गौरी को घर लाए हुए उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन उसकी बहन ने उसे 1 गिलास दूध तक नहीं दिया। वो सब कुछ खुद ही खा पी जाती थी। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में रितिका की पुरानी वाली मालकिन अपने परिवार सहित गांव आई। रितिका उनसे मिलने गई। रितिका को देख मालकिन ने कहा, रितिका, मैं तेरे पास गौरी को छोड़कर गई, तब भी तू खा पी कर अभी तक मोटी नहीं हुई। उसका दूध तो कहीं बेच तो नहीं देती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो मालकिन? मैं अपनी बहन से परेशान हूँ। इतने दिनों से आज तक उसने मुझे 1 गिलास दूध तक नहीं पीने दिया है। वो खाने की इतनी चटोरी और लालची है कि सारा खुद ही खा पी जाती है। ये तो बहुत गलत बात है, तुझे उसको सुधारना चाहिए। मेरे पास कुछ है, अभी ला कर देती हूँ तुझे। ऐसा कहकर रितिका की मालकिन अपने बक्से से एक सोने का कंगन निकाल कर लाती है
और रितिका को देते हुए कहती है, ये ले, ये कंगन अपने पास रख और इसे किचन में कहीं छुपा कर रख देना। फिर देखना तेरी बहन कैसे सुधर जाएगी, और जब तेरा काम हो जाए तो ये कंगन मुझे वापस कर देना। रितिका खुशी खुशी मालकिन से वो सोने का कंगन लेकर अपने घर चली जाती है और उसे किचन में छुपा कर रख देती है और काम पर चली जाती है। प्रतिमा रितिका के पीछे बहुत सारी खीर बनाती है और उसे अकेली ही खाने के लिए बैठती है। तभी उसे एक आवाज आती है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो प्रतिमा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। प्रतिमा इधर उधर देखती है, घर के बाहर जाकर भी देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखाई देता। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कौन है यहाँ? सामने आओ। जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो सारे स्वादिष्ट पकवान अकेले क्यों खा जाती हो? अपनी बहन को क्यों नहीं देती हो? लगता है कोई मुझसे मजाक कर रहा है। प्रतिमा पूरे घर में देखती है, लेकिन उसे कोई कहीं नहीं दिखता। भूत समझकर वो बहुत डर जाती है और भागती हुई अपनी बहन के पास जाती है। दीदी, दीदी मुझे बचा लो, हमारे घर में भूत का वास हो गया है। क्या? ये तो क्या बोले जा रही है? उसके बाद प्रतिमा रितिका को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर रितिका कहती है, ओ, इसका मतलब मेरे पीछे से तू रोजाना दूध का अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाती है और मुझे झूठ बोल देती है कि कभी दूध बिल्ली पी गई और कभी छिपकली गिर गई। मुझे माफ कर दो दीदी। हाँ, ये सच है कि गौरी का सारा दूध मैं अकेली ही पी जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे आपके साथ दूध बांटना ना पड़े। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस अब घर वाले भूत को भगा दो। रितिका हंसने लगती है और प्रतिमा के साथ घर जाती है और किचन से जादुई सोने का कंगन निकालकर उसे दिखाती है और कहती है, ये जादुई सोने का कंगन है और ये तुझे सबक सिखाने के लिए था। उम्मीद है अब तू समझ गई होगी। अगर आज के बाद तू अकेले कुछ भी खाएगी तो इस कंगन में से सच में भूत निकलेगा और फिर पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। रितिका की बातों से प्रतिमा बहुत डर जाती है और उस दिन से वो कभी भी कोई भी चीज अकेली नहीं खाती। सारी चीज अपनी बहन के लिए बचा के रखती है। दूध भी वो सिर्फ थोड़ा सा ही पीती थी। रितिका जादुई सोने का कंगन मालकिन को वापस लौटा देती है और कहती है, आपके सोने के कंगन ने तो कमाल ही कर दिया मालकिन। आपको पता है मेरी बहन सुधर गई। अब तो वो मुझे खीर बनाकर खिलाती है और 2 गिलास दूध पीने को देती है। आज मैं आपको यहाँ सोने का कंगन वापस करने आई हूँ। अच्छा हुआ कि आज तो इसे लेकर आ गई। कल मैं भी शहर के लिए रवाना हो रही हूँ। रितिका मालकिन का धन्यवाद कर वापस घर आ जाती है। जादुई सोने के कंगन के कारण अब उसे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था और उसकी बहन भी सुधर गई थी। अब वो कुछ भी रितिका के साथ मिल बांट कर खाती थी। इस तरह वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। गरीब किसान माँ की जादुई खेती। कावेरी एक विधवा औरत थी और खेती बाड़ी करके अपनी दोनों बेटियों प्रिया और शिखा का खर्चा चला रही थी। प्रिया और शिखा गांव के इंटरनेशनल स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि कुछ दिनों से खेती बाड़ी करके भी वो अपना घर का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रही थी तथा अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रही थी, जिस वजह से वो दुखी होकर अपने गांव के मुखिया गजेंद्र सिंह के घर जाती है और उनसे कहती है, देखिए मुखिया जी, मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरी दोनों बेटियां स्कूल पढ़ने जाती है और मैं उनके स्कूल की फीस नहीं भर पा रही हूँ। अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाना मेरा सबसे पहला मकसद है। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। देखो कावेरी, पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पूरे 12% ब्याज पर दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो पैसे ले जा सकती हो। ये सुनकर कावेरी थोड़ी सहम जाती है और कहती है, क्या कहा? 12% ब्याज के हिसाब से पैसे दोगी? अरे क्यों मुझ गरीब को लूट रहे हो मुखिया जी? ज्यादा से ज्यादा 6-7% पर दे दो। नहीं नहीं, मैं हर किसी को 12% ब्याज पर ही पैसे देता हूँ।
अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। कावेरी बहुत मजबूर होती है। उसे अपने दोनों बेटियों की पढ़ाई दिखती है, इसलिए उसे 12% ब्याज पर ही मुखिया जी से पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप मुझे 12% ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। कावेरी मुखिया जी से पैसे ले लेती है और पैसे लेने के बाद कुछ पैसे वो अपनी दोनों बेटियों के स्कूल में भर देती है और कुछ पैसा वो अपनी खेती बाड़ी में लगा देती है। एक दिन कावेरी अपने खेत में जाती है और गाजर के बीज बोते हुए कहती है, अगर इस बार मेरी गाजर की खेती सही से नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मैं अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई भी ठीक से नहीं करा पाऊंगी और मुखिया जी से लिया हुआ कर्जा भी नहीं उतार पाऊंगी। एक इससे ही आस जुड़ी है मेरी। तभी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर कावेरी की दोनों बेटियां अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ जल्दी इधर आओ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर कावेरी उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बच्चों? माँ, हमें स्कूल से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए हमें कुछ पैसे चाहिए थे। अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं दिया तो मैडम हमें फेल कर देगी। हाँ माँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो हमें दे दीजिए ना, हमें प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अपनी बेटियों की बात सुनकर कावेरी के पास जो भी बचे कुचे कुछ पैसे होते हैं वो पैसे निकालकर अपनी बेटियों को दे देती है। ये लो प्रिया बेटा, जाओ और अपना प्रोजेक्ट बनाओ और तुम लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत छोड़ना, खूब मन लगाकर पढ़ो और तुम लोगों को पढ़ाई से संबंधित कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक बोलना, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे भी कर ला कर देगी। ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद दोनों बहनें स्टेशनरी पर अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सामान लेने चली जाती है और दोनों बहनें मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करती है क्योंकि दोनों बहनें एक ही कक्षा में पढ़ती थी। चलो, बन गया हमारा प्रोजेक्ट। हाँ दीदी, ये प्रोजेक्ट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, बस टीचर जी को पसंद आ जाए। हाँ चल, अब रात बहुत हो गई है, अब हम सो जाते हैं, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। उसके बाद दोनों बहनें सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर फटाफट से तैयार होकर दोनों बहनें स्कूल पहुंचती है। क्लास के सभी बच्चे अपना प्रोजेक्ट बहुत ही कीमती चीजों से डेकोरेट करके लाए थे, जिनके सामने शिखा और प्रिया का प्रोजेक्ट बहुत ही फीका लग रहा था। दोनों बहनों का प्रोजेक्ट देखकर क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए शिखा और प्रिया टीचर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। उनका प्रोजेक्ट देखकर टीचर कहती हैं, क्या बनाया है तुमने? मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हें आगे के मार्क्स मिल पाएंगे, लेकिन तुमने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन टीचर जी, आप हमारी कंडीशन तो समझिए। आप तो जानती हैं कि मेरी माँ कितनी गरीब है। उनसे जितना बन पाया उन्होंने हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए। हमने अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनाने की कोशिश की, इसमें हमारे हाथों की मेहनत लगी है और आप कह रही हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना। अगर तुम लोग गरीब हो तो मैंने तुम्हारी गरीबी का ठेका नहीं ले रखा है। ये स्कूल है और यहाँ सबके लिए रूल सेम होता है। अपने इस गंदे से प्रोजेक्ट के लिए मुझसे मार्क्स की उम्मीद मत रखना। टीचर की बात सुनकर दुखी मन से प्रिया और शिखा क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। अगल बगल के बच्चे उन दोनों पर छुप छुप के हंसते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को और भी बुरा लगता है। छुट्टी के वक्त उदास मन जब दोनों बहनें घर लौटती है तो कावेरी अपनी दोनों बेटियों को उदास देखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? और आज तो तुम्हारा प्रोजेक्ट था ना, क्या बोला टीचर ने? ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जब आप इतना सब कुछ मैनेज ही नहीं कर पाती तो आपने क्यों हमारे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया? एक तो वहाँ के बच्चे हमें देखकर हंसते हैं, वहाँ हमसे कोई दोस्ती नहीं करता, और हम जो प्रोजेक्ट बनाकर लेकर गई थी टीचर जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने हमें बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए। हाँ माँ, हमारे कम पैसों में बनाए गए प्रोजेक्ट को टीचर ने नकार दिया। अब हम फेल हो जाएंगे, अब हम आगे क्लास में नहीं जा पाएंगे। इतना कहकर दोनों बहनें रोते हुए अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी कावेरी को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब से मेरे पति विपिन जी हमें छोड़ कर गए हैं तब से ही सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। हे भगवान,
कोई तो रास्ता दिखाओ। ये सब सोचकर कावेरी बहुत दुखी होती है। सूखी रोटी और प्याज खाकर कावेरी खेत में काम करने चली जाती है। वो जैसे ही अपने खेत पहुंचती है तो वो अपने खेत को देखकर अचंभित रह जाती है। ये क्या? मैं तो अपने खेतों में कल ही बीज बोकर गई थी और एक ही दिन में मेरे गाजर इतने अच्छे खासे उगाए। इन गाजर को तो उगने में अभी पूरा 1 महीना लगना था। एक बार एक गाजर को तोड़कर देखती हूँ, क्या पता ये अच्छे से पके कि नहीं। कावेरी एक गाजर को तोड़कर देखती है। वो गाजर बिल्कुल अच्छे खासे पके हुए थे। अरे वाह, ये गाजर तो अच्छे खासे पके हुए हैं। फिर कावेरी खेत में से बहुत सारे गाजर तोड़कर टोकरी में भरकर घर ले आती है और अपनी दोनों बच्चियों को बुलाती है। मेरी दोनों बच्चियों, इधर आओ। कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही? कल ही मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे और देखो आज ये इतने अच्छे खासे लाल लाल गाजर उगाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हाँ माँ, ये तो किसी जादू से कम नहीं है। माँ, पर ऐसा हमारे खेतों में क्या हुआ जो एक ही दिन में इतने अच्छे खासे गाजर उगाए? चलो चलकर देखते हैं। फिर कावेरी अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस से अपने खेत में लौट कर आती है और हाथ जोड़कर सूर्य देवता को देखते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर ये हुआ कैसे? मुझे इस चमत्कार के बारे में जानना है। एक ही दिन में खेती कैसे हो सकती है? हो ना हो, मेरे खेत में कुछ तो जादुई है। मेरे खेत में जो भी चीज जादुई है, कृपया मेरे सामने प्रकट हो। कावेरी के इतना बोलते ही खेत में से उसके पति विपिन की आत्मा प्रकट होती है और कावेरी से कहता है, कावेरी, ये सब मैंने किया है। मरने के बाद मेरी आत्मा इन खेतों में बस गई। मुझसे तुम्हारा ये दुख दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने परलोक के देवता से तुम्हारे मदद के लिए विनती की। वो तुम्हारे मेहनत और लगन को देखकर मुझे मना नहीं कर पाए और मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ दी, जिनकी वजह से मैंने ये चमत्कार किया है। अब ये खेत कोई मामूली खेत नहीं है, बल्कि अब ये खेत जादुई खेत बन चुका है। अब तुम इस खेतों में जो भी उगाओगी वो खत्म नहीं होगा। हे स्वामी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे महान पुरुष की पत्नी बनी। जीते जी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया ही है। मरने के बाद भी आप हमारे लिए इतना सब सोचते हैं। सच में मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई नेक कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसा पति मिला। अपने परलोक के देवता को मेरा प्रणाम कहना। इसके बाद विपिन अपनी दोनों बच्चियों को आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कावेरी अपनी दोनों बच्चियों के साथ मिलकर खेत में लगे सारे गाजर को तोड़ लेती है और उन्हें घर ले आती है। फिर अगले दिन बाजार में ले जाकर उन गाजरों को बेच देती है। शाम तक उसके सारे गाजर अच्छे दामों पर बिक जाते हैं और शाम तक कावेरी अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और घर आकर अपनी बेटियों को पैसे दिखाती है। ये देखो बच्चों, मेरी आज की कमाई। और बच्चों, अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाना। तुम्हें मुझसे जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। अरे वाह माँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में हम कभी इतने भी पैसे कमा पाएंगे। हाँ माँ, शिखा बिल्कुल सही कह रही है। और माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। माँ, उस दिन हम दोनों ने जो भी आपसे कहा उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बेटियों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो होता ही रहता है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों को बहुत पढ़ना है और एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। तुम दोनों बस पढ़ाई पर ध्यान दो। काम करने के लिए तुम्हारी माँ है ना। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। नहीं माँ, आप सारा काम अकेले नहीं करोगी। हम दोनों भी आपके कामों में आपका हाथ बटाएंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है मेरी बच्चियों, ये लो प्रोजेक्ट के पैसे। अब तुम दोनों बहनें बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाना। प्रिया और शिखा अब बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाती है और स्कूल लेकर जाती है। उनका प्रोजेक्ट देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान रह जाती है। टीचर के आने पर प्रिया और शिखा टीचर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। प्रोजेक्ट देखकर टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट अब तक स्कूल में कोई भी स्टूडेंट बनाकर नहीं लाया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। वेल डन। मैडम जी, ये तो आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप जैसे टीचर हम गरीब लोगों को बहुत जलील करती हैं और हम जब जलील होते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। हाँ मैडम, अगर आगे से किसी भी बच्चे से प्रोजेक्ट बनवाओगी तो उनकी मेहनत और लगन देखना।
ना कि उस बच्चे ने प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगाया है, क्योंकि पैसों का कोई मोल नहीं होता। मोल तो इंसान की मेहनत का होता है। दोनों बहनों की बातें सुनकर टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से टीचर गरीब बच्चों पर अत्याचार करना छोड़ देती है। प्रिया और शिखा अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगती है और साथ ही साथ अपनी माँ के कामों में उनका हाथ भी बटाती है। रोज शाम को तीनों माँ बेटी खेतों में जाकर सारे गाजर तोड़ लेते और अगले दिन कावेरी उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देती। उन खेतों की खास बात ये थी कि उन खेतों में से जितने भी गाजर तोड़ लो, अगले दिन वापस से उतने ही गाजर उग जाते हैं। देखते ही देखते उन लोगों की आर्थिक हालत सुधर जाती है और कावेरी मुखिया का 12% पर लिया हुआ उधार भी बहुत जल्दी चुका देती है। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिखा और प्रिया दोनों बड़ी हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छा मुकाम हासिल करती है।